Class 8, Chapter 8, Cell Structure and Functions. हेलो फ्रेंड्स, हमने सेल का चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लिया है. चलिए अब इसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. There are a number of things around us and these things are either living or non-living. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं और ये या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं. All living organisms carry out certain basic functions like digestion, respiration, excretion, etc. And all living organisms are made up of cells. So we say that cell is the basic unit of life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है. एन इंग्लिश साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी. वो कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, और तब उन्होंने कॉर्क स्लाइस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए जो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखते थे. तब रॉबर्ट हुक ने उनको सेल कहा और इस तरह से सेल की खोज हुई, सेल की डिस्कवरी हुई. Schleiden and Schwann gave the cell theory. Schleiden and Schwann नाम के दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी. और सेल थ्योरी में क्या कहा गया? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग all living organisms are made up of cells. Cells are the basic structural and functional unit of all living organisms. New cells arise from the pre-existing cells by cell division. तो सेल थ्योरी में कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं. सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. नए सेल्स अपने आप नहीं बनते हैं, नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो सेल्स पहले से होते हैं उनसे सेल डिवीजन से बनते हैं. सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज. सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो उन्हें कैसे देखते हैं? वी ऑब्जर्व सेल्स बाय माइक्रोस्कोप. सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर अप्रोक्सीमेट 100 to 1500 टाइम्स होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 1 लाख to 5 लाख टाइम्स होती है. सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं. एंड सिंस द सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वी स्टेन देम. सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम उन्हें स्टेन करते हैं. सम कॉमनली यूज्ड स्टेन्स आर सैफ्रोनिन, इओसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट. कुछ स्टेन्स जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लैब्स में वो हैं सैफ्रोनिन, इओसिन, मिथाइलिन ब्लू और क्रिस्टल वॉयलेट. On the basis of number of cells, there are two types of organisms, unicellular organisms and multicellular organisms.
The organisms that are made up of a single cell are called unicellular organisms, and the organisms that are made up of many cells are called multicellular organisms. सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो एक से ज्यादा सेल्स यानी मेनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. In multicellular organisms, cell is the basic or fundamental unit or lowest level of organization. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. A group of similar cells that perform a specific function join together to form a tissue. Different tissues join together to form an organ. Every organ performs a specific function. All the organs that work together to perform a particular function form an organ system. All the organ systems make up a living organism. क्या होता है? सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो मिलकर बनाता है टिश्यू. अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन. हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. वो सारे ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे स्टमक, एसोफेगस, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स मेक लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारे मिलकर बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक स्फेरिकल, स्पिंडल शेप्ड, इलोंगेटेड, डिश शेप्ड एंड ब्रांच. सेल्स अलग अलग शेप्स के होते हैं. जैसे एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ये भी सेल होते हैं. स्पिंडल शेप जैसे मसल सेल्स, इलोंगेटेड जैसे कि नर्व सेल्स, डिश शेप जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स या आरबीसीज, और ब्रांच जैसे कि बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स. कुछ सेल्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए अमीबा और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या WBCs. The cells are very small. They are measured in the fractions of a millimeter, that is in micron. सेल extremely small होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. और उनको मेजर कैसे करते हैं? उनको मिलीमीटर के फ्रैक्शंस में मेजर करते हैं, माइक्रोन में मेजर करते हैं. हमारी बॉडी में रेड ब्लड कॉर्पसल्स सबसे छोटे सेल्स हैं और नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं. The shape and size of the cell has no relation with the body size of the organism. The shape and size of the cell is related to its function. सेल का जो शेप होता है और उसका जो साइज होता है उसका ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है. एनिमल चाहे जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, सेल का जो शेप होता है ऑर्गेनिजम्स में वो सेम ही होता है और उसका साइज भी सेम ही होता है. और जो सेल का शेप और साइज होता है वो उसके फंक्शन से रिलेट करता है. जैसे आरबीसीज डिश शेप्ड होते हैं तो क्योंकि आरबीसीज को ब्लड वेसल्स में मूव करना होता है, पतली होती हैं ब्लड वेसल्स, इसलिए वो डिश शेप्ड होते हैं. अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. एक सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. The outer thin and delicate covering or membrane of a cell is called cell membrane or plasma membrane. The functions of plasma membrane are it is porous and allows the entry and exit of only selected substances. Thus it is called selectively permeable membrane. किसी भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही थिन होती है और डेलिकेट होती है और उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस की एंट्री या एग्जिट को अलाउ करती है और इसलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन.
The plasma membrane provides an outer boundary to the cell and separates cell from one another and also form the surrounding medium. It protects the cell from injury. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है और एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है और सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करती है और ये सेल को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है. In plant cells and bacterial cells, there is an additional outer covering surrounding the plasma membrane called cell wall. Plant cells में और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है और इस कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं. ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उनसे, विंड की हाई स्पीड से और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसमें जो वेरिएशन आता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं. The cell wall provides protection against temperature variations, high speed wind and atmospheric moisture. Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell bound by a cell membrane. साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली की तरह फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. All the chemical reactions occur in the cytoplasm. सेल में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कहां पर होती हैं? साइटोप्लाज्म में. Mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, all these are cell organelles and these are present in the cytoplasm. Nucleus is a large and spherical structure. In animal cell, it is present in the center of the cell, whereas in plant cell, it is present in the periphery due to the presence of a large vacuole. न्यूक्लियस एक बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है इसलिए न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है. Nucleus consists of nuclear membrane, nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus and chromosome. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. Chromosomes are made up of DNA. They carry genes. क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बने होते हैं और वो जीन्स कैरी करते हैं. डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं. न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और ये जो जीन्स होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में ट्रांसफर करते हैं. न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर सेल्स दो तरह के होते हैं. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. The cells that do not have a well-organized nucleus due to the absence of nuclear membrane are called prokaryotic cells. वो cells जिसमें well-organized nucleus नहीं होता है, nuclear membrane present नहीं होती है, उन्हें prokaryotic cells कहते हैं. The cells that have a well-organized nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cells. वो cells जिसमें nucleus well-organized होता है और एक nuclear membrane present होती है उन्हें eukaryotic cells कहते हैं. The organisms having prokaryotic cells are called prokaryotes. जिन organism में prokaryotic cells होती है उन्हें prokaryotes कहते हैं. Example bacteria और ब्लू ग्रीन एल्गी. और वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स. द ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स.
और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी यूकैरियोट्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी टू द सेल एंड इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्मॉल रॉड की तरह के स्ट्रक्चर हैं और ये सेल में जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड के ऑक्सीडेशन से और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एक ट्यूब्यूल्स और चैनल्स का नेटवर्क है और ये सिंथेसिस, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। Golgi bodies are responsible for the secretion of chemical substances like enzymes, hormones and proteins. Golgi bodies जिन्हें हम Golgi apparatus या प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं सेल में जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स, उनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स दैट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं और ये कलर्ड पिगमेंट्स फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर देता है, लीव्स को ग्रीन कलर देता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, यानी इनमें कोई भी कलर नहीं होता है और ये फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स एंड दे हेल्प इन सेल डिविजन। सेंट्रोसोम्स केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और ये सेल डिविजन में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स आर स्मॉलर। In plant cells, cell wall is present and in animal cells, cell wall is absent. In plant cell, plastids are present. Plastids are absent in animal cell. In plant cells, there is a large vacuole that fills most of the space of the cell. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो सेल की मोस्ट ऑफ द जगह को फिल कर लेती है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होती हैं या अगर प्रेजेंट होती हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं। दे आर एब्सेंट एंड इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल। इन प्लांट सेल्स सेंट्रोसोम इज एब्सेंट बट इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। The process of division of cell to form new cells is called cell division. वो प्रोसेस जिससे एक सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाती है, नए सेल्स बनाती है, उसे कहते हैं सेल डिविजन। सेल डिवीजन के दौरान सबसे पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है और फिर साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से 2 सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट रिप्लेसेस द डेड एंड डैमेज सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के
वजह से जो डेड और डैमेज सेल्स होते हैं बॉडी में वो रिप्लेस होते हैं। जो भी सेल्स डेड हो जाते हैं या उनमें कोई डैमेज हो जाता है, उनकी जगह सेल डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं और वो आ जाते हैं उनकी जगह पर। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है, उसमें रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से ही होता है। सेल डिवीजन से 2 सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है।